मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य विशेष श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय है MRI, मतलब रेडियोलॉजी की नवीनतम टेक्निक, और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंकज जी घुंडियाल। बात शुरू करूं उसके पहले आज के व्हाट्सएप मैसेज का मैं जिक्र कर दूं, जिसमें उन्होंने बताया संस्कार सिखा दिए मुझे छोटे से मकान ने। संस्कार सिखा दिया मुझे छोटे से मकान ने, दरवाजे पर लिखा था झुककर चलिए। तो आप अगर झुककर चलते हैं तो इससे आप संस्कारशील होंगे, ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है। सर, चर्चा पे फिर से आते हैं। तो आपने जिससे बताया कि जिस तरह से ब्रेन में होता है, तो उसी तरह से जो हमारे स्पाइन होते हैं, आपने जिक्र किया था कि इसमें काफ़ी उपयोगी होता है। इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? स्पाइन में MRI बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है, जैसा कि ब्रेन, स्पाइन, मस्कुलोस्केलेटल में जॉइंट्स और मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू आ जाते हैं। तो अभी जैसा स्पाइन है, स्पाइन में आप देखोगे तो ये इतनी अच्छी मशीन रहती है जो आजकल, पहले है जैसा एक्सरे लेते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन अलग लेना पड़ता है, बीच में डॉर्सल स्पाइन अलग, लंबर स्पाइन अलग। आजकल ये MRI स्क्रीनिंग हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये जैसा है, ये MRI स्क्रीनिंग में ब्रेन से लेकर यानी C1 वर्टेब्रा, सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, सेक्रल स्पाइन, कॉकिक स्पाइन, यानी ऊपर से लेकर नीचे सब कवर हो गया, पूरा कवर हो जाता है। और ये सिर्फ 12 मिनट में ये रिजल्ट आ जाते हैं। इसको MRI स्क्रीनिंग ऑफ स्पाइन बोलते हैं। तो इतने एक्सरे लेने से अगर MRI स्क्रीनिंग कर दिया तो इसमें ये पता चल जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या नस दबी हुई है या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। तो मोटा मोटी इसमें स्क्रीनिंग में पूरी आइडिया आ जाती है। तो जैसे एक्सरे में हमको अलग अलग इतने लेने पड़ते, तो उतने एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है। और एक ही कुछ भी नहीं, और न कोई रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन का खतरा नहीं। ये ऑटोमेटिक 6 मिनट का ये आधा यहाँ पे स्क्रीन करता है वो MRI मशीन, फिर नीचे का स्क्रीन करता है और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पूरे स्पाइन को जोड़ देता है। तो इसमें क्या है कि ये एडवांटेज रहता है, कभी कभी मन के जन्म से जुड़े रहते हैं, जैसे लंबराइजेशन रहता, सेक्रलाइजेशन रहता, तो जो नस दबी हुई रहती है वो लेवल चेंज हो जाती है। तो आजकल ट्रेंड ऐसा है, कभी भी कोई भी तपास MRI की करना रहे, MRI स्कैन स्क्रीनिंग प्लस लीजन या MRI स्कैन स्क्रीनिंग प्लस सर्वाइकल स्पाइन, MRI स्कैन स्क्रीनिंग प्लस लंबर स्पाइन। तो उससे क्या है कि लेवल ऑफ नर्व का ऑब्स्ट्रक्शन, जो नस दबी हुई रहती है, वो परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है उससे। जैसे कि स्पाइन में अभी आप टाइप्स रहते हैं, जैसा कि ये अभी आप उन्हें MRI स्क्रीनिंग कर दिया और ये स्क्रीनिंग करने के बाद उसके एक्सियल सेक्शन, जैसे नस निकलती है ये डिस्क के लेवल पे, तो यहाँ पे ये नसेस निकलती है, ये नर्व रूट्स बोलते हैं और ये न्यूरल फोरामिनन बोलते हैं। तो ये T2 रहता है, ये T1 रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूरल फोरामिना दोनों क्लियर है, यानी इसका मतलब यहाँ नर्व नहीं दबी हुई है और यहाँ पे जो पोस्टीरियर लाइन आ रही है ये पूरी स्ट्रेट आ रही है, यानी कोई नर्व रूट कॉम्प्रेशन नहीं, ये नॉर्मल पिक्चर रहता है। उसके बाद क्या रहता है कि अभी जैसे हर सिटी में झटके, स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हो गए और जैसे जैसे ये झटके लगते हैं तो जो स्पाइन रहती है वो कोलैप्स हो जाती है और नर्व रूट को कॉम्प्रेस करती है, जैसे कि अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हो। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमारे जो मनके जिनकी बात डॉक्टर पंकज जी कर रहे हैं कि हमारे जो पीठ के जो मनके होते हैं, हड्डियां होती है, वे केवल हड्डी हमारे आधार नहीं दे रही, बल्कि उनके अंदर से नर्व्स निकल रही हैं, नाड़ियाँ निकल रही हैं, और ये हमारे लिए संवेदन, हमारी चेतना का भान करती है। मतलब हमको अगर सुई चुभाई जा रही है, अगर गर्म ठंडा लग रहा है, तो ये सेंसेशन हमारी इन नस के थ्रू ऊपर जा रही है। तो जिस तरह से डॉक्टर पंकज जी कह रहे हैं कि अगर नस दब गई तो वहाँ का काम बंद हो जाता है। सर, आगे बताइए। बिल्कुल। अब जैसा कि इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्क हर्निएशन रहते हैं। सबसे पहले डिस्क बल्ज होंगी, फिर डिस्क प्रोट्रूजन होगा, फिर डिस्क एक्सट्रूजन और फिर सिक्वेस्ट्रेशन। अभी आप ये पिक्चर में देखिए, जैसा ये लंबर वर्टेब्रा है और डिस्क जो रहती है, जो ये रेड में दिखाया गया है, तो सबसे पहले डिस्क बल्ज होंगी। तो डिस्क बल्ज हुई यानी फूलेगी और इसमें सिर्फ पेशेंट को बैकएक रहेगा। और ये बैकएक में अगर वो MRI में दिख जाता है इनको बैकएक हो रहा है, MRI कर लिया, तो ये स्टेज में पेशेंट कंजर्वेटिव यानी दवाई से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट उसमें ध्यान नहीं देता है और वो आगे चलता रहता है तो फिर वो डिस्क जो बल्ज रहती है वो डिस्क प्रोट्रूड हो जाती है, यानी प्रोट्रूजन हो जाता है, अंदर घुस जाता है। और वो घुसता है तो यहाँ से जो नर्व रूट कॉम्प्रेस होता है
तो वो नर्व रूट कॉम्प्रेस होने के बाद पेशेंट के पैर में झुनझुनाहट, पैर सुन्न हो जाना, ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जो नस काम करती है उसका काम करना बंद कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो उसको फिर ये प्रोट्रूजन हो जाता। और इसमें भी ध्यान नहीं दिया तो फिर डिस्क एक्सट्रूजन या डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता, कट के बाद अलग गिर जाता। तो वो ये स्टेज में पेशेंट को अनबियरेबल पेन रहता है, वो ना चल सकता है, ना सो सकता है, ना कुछ। तो ये स्टेज में आ गया तो उसको सिर्फ सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। तो इसलिए कभी भी थोड़ा बैकएक हुआ तो उसके लिए एमआरआई कर लिया, तो उसमें सिर्फ बल्ज में पता चल गया, उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइज, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इसका जल्दी हम डायग्नोस कर लें तो उतना पेशेंट के हित में है, उतना हित तो बड़ी सर्जरी वो अवॉइड कर सकता है। फिर जैसे कि अभी ये मैं ये दिखाऊंगा, जैसे सर्वाइक, जैसे लंबर स्पाइन में दिखा रहे थे, वैसा ही अब जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि भाई डिस्क प्रोट्रूजन हो जाती है। जैसे अभी आप इसमें देखो, ये डिस्क पूरी के पूरी स्पाइनल कॉर्ड में चली गई और दोनों साइड की नर्व रूट दब गई, तो ये दोनों पैर में पेशेंट को तकलीफ हो जाती है। ये स्टेज आ गई, यानी इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर रहता है कि कभी कभी जैसा ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेकिन आप देखोगे तो ये नर्व रूट और न्यूरल फोरामेन खुला हुआ है राइट साइड का, लेकिन लेफ्ट साइड में फोरामिनल डिस्क प्रोट्रूजन हो गया है। तो इस पोजीशन में पेशेंट को सिर्फ लेफ्ट पैर में झुनझुनाहट, पैर में सुन्न हो जाना, पैर में दर्द होना, तो ये यहाँ पे वो प्रोट्रूड हो गई है और प्रोट्रूजन में भी फिर सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लगता है। और पहले के ज़माने में जैसे एमआर माइलोग्राफी, ये एमआरआई नहीं थे तो एमआर एक्सरे माइलोग्राफी किए जाते थे, दवाई देके फिर दवाई देके। इट वाज अ वेरी, यानी बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर रहता था। एक मनके के बीच में इंजेक्शन देते थे और दवाई देते थे, और पेशेंट को बहुत पेन होता था, उससे डायग्नोस किया जाता था कि डिस्क बल्ज है कि क्या है। लेकिन ये क्या है, एमआर माइलोग्राफी, एक ये सीक्वेंस सिर्फ 2 मिनट का सीक्वेंस है। सिर्फ 2 मिनट में ये पता चल जाता है कि इसमें सिर्फ माइलोग्राफी यानी पूरा कोनस मेडुलरिस और स्पाइनल कॉर्ड के पिक्चर आ जाते हैं। तो इसमें जैसा ये नॉर्मल है, कोई नर्व रूट कॉम्प्रेशन है कि नहीं है, इसमें जैसे ये नर्व रूट्स निकलते हैं तो ये नर्व रूट्स भी नॉर्मल दिख रहे हैं। तो इसमें एडवांटेज ये है कि ये 2 मिनट में हम सभी होल स्पाइन स्क्रीनिंग और डिटेल करते हैं, तो ये 2 मिनट का सीक्वेंस भी दौड़ा देते हैं, ताकि क्या है कि इसमें माइलोग्राफी में ये भी आइडिया आ जाती है कि ये कौन सा नर्व रूट कॉम्प्रेस्ड है, बिना किसी दवाई दिए। ना तो पेशेंट को तकलीफ होगी, ना रिएक्शन, टोटली पेनलेस, कोई दवाई नहीं देना है, सिर्फ पेशेंट को सोए रहना है, दैट्स ऑल। उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन में, जैसा ये मैं लंबर स्पाइन के कुछ केस दिखाया, तो उसी तरह इधर भी सर्वाइकल स्पाइन में भी डिस्क प्रोट्रूजन होता है, डिस्क बल्ज होता है और डिस्क एक्सट्रूजन होता है। तो जैसा अभी ये है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जैसे ये लेवल 1 2 3 4 5 6 लेवल पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, और आप देख सकते हो अच्छे से कि ये डिस्क प्रोट्रूड हो गया। तो इसमें क्या है कि डिस्क प्रोट्रूजन होता है, फिर एक्सट्रूजन होता है, और कभी कभी वो इतना ज़्यादा अंदर चला जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है। तो वो सूजन आने के बाद पेशेंट को पैर में ताकत एकदम कम हो जाती है। जैसा सर्वाइकल में रहे तो हाथ में कम हो जाती है, और लंबर में रहे तो पैर में कम हो जाती है। तो ये स्टेज जाने से पहले उसको रोक लेना चाहिए और उसका सही ट्रीटमेंट कर दिया तो पेशेंट के लिए ज़्यादा लाभदायक रहता है वो। उसके अलावा जैसे ट्रॉमा के केस रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, या तो कोई 6 मंजिल से गिर गया, कोई 1 फ्लोर से गिर गया, तो इसमें क्या है कि ये स्पाइन के यानी एमआरआई इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। उसमें क्या है, गिरने के बाद एक्सरे में ये पता चल जाता है कि ये ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है या नहीं, सिर्फ फ्रैक्चर है, ये दिख जाता है। कभी कभी वो फ्रैक्चर भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा रहा तो। लेकिन एमआरआई में क्या रहता है कि ये पूरा दिख जाता है कि ये फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर के अलावा वो फ्रैक्चर बोनी फ्रैगमेंट कॉर्ड में भी चला गया है, और कॉर्ड के अंदर कितना वो कॉम्प्रेस कर रहा है, और कॉर्ड में भी आप देखोगे तो ये हाइपर इंटेंस सिग्नल आ गए हैं। यानी कि इसमें पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है कि ये अगर बहुत ज़्यादा अंदर गया है तो इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट से इसको निकालना पड़ता है। तो ये ट्रॉमा के केस में भी एमआरआई स्कैन यूजुअली रात को नहीं होते हैं, रात को यूजुअली एक स्ट्रोक के केस आते हैं और एक ट्रॉमा के केस, ये 2 एक्यूट इमरजेंसीज रहते हैं एमआरआई में। तो आपके बताने हिसाब से सिर्फ इसमें डायग्नोसिस नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये। तो उससे आगे अगर ट्रीटमेंट निर्धारित होता है, पेशेंट को होने वाली बहुत सारी तकलीफें, उनसे हम उनको बचा सकते हैं, बिल्कुल, जो शायद प्लेन एक्सरे या सीटी पे नहीं होता है। बिल्कुल। सर, बोलते समय आपने कहा कि मस्कुलोस्केलेटल यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है
हाँ। जो हमारे जॉइंट को चला रहे हैं, उसमें भी ये प्रोसीजर बहुत लाभदायक है। बहुत लाभदायक है। जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और फुट, इसके लिए एमआरआई इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। जैसे सपोज शोल्डर में किसी को दर्द है, और वो दर्द है या कुछ अपन बैडमिंटन खेलते, क्रिकेट खेलते, एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ पे शोल्डर में प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे रोटेटर कफ इंजरी रहती है। वहाँ 4 टेंडन रहते हैं, जैसा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और बाइसेप्स। तो ये टेंडन में से जब सुप्रास्पाइनेटस टेयर हो जाता है, अगर पार्शियल टेयर हुआ है, वो एमआरआई में पकड़ा जाता है, और पार्शियल है तो वो फिर से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी दवाई से या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। और अगर वो कंप्लीट टेयर हो गया तो फिर उसमें सर्जिकल लगता है। तो इसलिए फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो गए जॉइंट और मूवमेंट्स नहीं हो रही, दर्द हो रहा है, उसको जितना जल्दी एमआरआई स्कैन कराएंगे उतना अच्छे से डायग्नोसिस मिलेगा। उसी तरह फिर रिस्ट में आते हैं, तो रिस्ट में कभी कभी ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के बाद एक्सरे लेते हैं तो नॉर्मल आता है। तो बहुत सी बार यहाँ पे एक स्केफॉइड बोन रहता है छोटा सा, उसमें अगर फ्रैक्चर रहा तो बहुत सी बार एक्सरे में नहीं दिखता है। तो उसमें एमआरआई स्कैन किया तो उसमें एक तो फ्रैक्चर भी दिख जाता है कि नहीं है, और उसके अलावा उसमें ब्लड सप्लाई यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ स्केफॉइड हो जाता है, या लूनेट बोन रहता है, छोटे छोटे बोन रहते हैं, उसमें फ्रैक्चर है और उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें उसमें यानी बोन में भी ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी पता चल जाता है। तो इससे मैनेजमेंट बदलता है, इससे पूरा मैनेजमेंट बदल जाता है। उसी तरह अभी नीचे आएंगे, जैसा हिप जॉइंट है, पेशेंट का जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, तो उसमें एक्सरे नॉर्मल आता है, पेशेंट को हिप में पेन रहता है। तो ये हिप में पेन होने के कारण एक्सरे अगर नॉर्मल है और एमआरआई, पेशेंट को दर्द हो रहा दवाई लेने के बावजूद भी, और एमआरआई कर लिया तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, तो वो एक्सरे एमआरआई अच्छे से पिकअप कर देता है। और वो कौन से स्टेज में है उसकी स्टेजिंग रहती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो 1 और 2 स्टेज यूजुअली एक्सरे में मिस हो जाता है, और 3 और एमआरआई में 1 और 2 बहुत इजीली पकड़ा जाता है। और ये जितना जल्दी डायग्नोस हो गया उतना अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी तरह नी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आम पब्लिक में नी बोले तो नी पेन सबको है। तो नी पेन में भी क्या है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि उसमें वहाँ पे लिगामेंट्स रहती है और मेनिस्कस, जिसको गादी बोलते हैं। तो वो गादी जो रहती है मेनिस्कस, उसमें टेयर हो गया, एक्सीडेंट के बाद होता है, डिजेनरेटिव होता है, तो फिर उसको सर्जिकल की ज़रूरत, उसमें भी पार्शल और कंप्लीट रहता है। अगर वो पार्शल रहा तो कंजर्वेटिव से ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी तरह वहाँ 4 लिगामेंट भी रहती है, एंटीरियर क्रूसेट, पोस्टीरियर क्रूसेट, लैटरल और मीडियल कोलैटरल। तो ये इसमें भी कुछ इंजरी हो गया तो पेशेंट का चलना और नी थोड़ा भी भागे, थोड़ा भी चले तो नी में पेन हो जाता है। तो एमआरआई नी के लिए भी कर दिया तो एमआरआई पूरा डायग्नोस कर देता है कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या लिगामेंट इंजरी है, या मेनिस्कस इंजरी है, या ट्यूबरकुलोसिस है। ये सभी चीज़ें आ जाती है। और पार्शियल या कंप्लीट यानी आधा या पूरा है वो पता चल जाता है उसमें। आप एंकल की बात कर रहे थे। हाँ, एंकल में बहुत कॉमन है कि सबको, काफ़ी लोगों को एंकल में पेन रहता है। तो एंकल में अगर पीछे दर्द है तो वहाँ पे एक टेंडो एक्काइलिस टेंडन आता है। और टेंडो एक्काइलिस टेंडन का अगर वो थिकनिंग हो गया तो पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो टेंडो एक्काइलिस एमआरआई में बहुत अच्छी तरह दिख जाता है, और वो भी जितना जल्दी डायग्नोसिस हो गया उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो डायग्नोस होने के बाद फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, उससे वो वापस आ जाता है। उसके अलावा फुट में एक प्लांटर फेशिया रहता नीचे से, यानी अपन जब चलते हैं फुट के नीचे यानी पैर के नीचे दर्द होता है, तो वो प्लांटर फेशिया का थिकनिंग होता है और प्लांटर फेशियाटिस हो जाता है। तो वो पेशेंट वहाँ सूजन आ जाती है, तो वो सूजन से पेशेंट चल नहीं पाता है। तो ये एमआरआई स्कैन में एंकल और फुट का अगर एमआरआई कर लिया तो वो उतना इजीली और अच्छे से डायग्नोस हो जाता है, और वो फिर उतने अच्छे से ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग कर सकते हैं। से शायद नहीं पता चलता, बाकी नहीं पता चलता है। ये टेंडो एक्काइलिस, प्लांटर फेशिया, ये सिर्फ एमआरआई में दिखते हैं। मित्रों, जिस तरह से मानव बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हर जॉइंट पे जितनी मूवमेंट मानव करता है शायद ही कोई दूसरा प्राणी करता हो। बाकी प्राणी जो चतुष्पाद 4 पैरों पर चलने वाले, प्रगति जैसे जैसे हुई
इवोल्यूशन हुआ, मानव 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ, और इसीलिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण 2 जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो है एक तो शोल्डर जॉइंट कंधे का, जहाँ पर पूरी तरह से हर मूवमेंट पॉसिबल है, और दूसरा हमारा हिप जॉइंट, यानी हमारे कूल्हे। यहाँ पर ये सबसे बड़े जॉइंट माने जाते हैं शरीर के। और जिस तरह से सर बता रहे हैं कि हमारे घुटने, नी जॉइंट्स, ये भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन ये नीचे की हमारे जॉइंट्स संभाल रहे हैं। जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी हुई है, जिस तरह हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, कुछ लोगों की शारीरिक हलचल बहुत कम हुई है, खाना ज़्यादा हुआ है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो इन सब जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हुई है। डॉक्टर सुयोगी राठी जब उन्होंने ऑर्थोस्कोपी पर बात की थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसमें अगर कोई टेस्ट करानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ MRI है, जिसमें से ये सब चीज़ें पकड़ी जा सकती है, और जितनी जल्दी इनको पकड़ लिया जाए उतना सुगमता से इन पे इलाज हो सकता है, और मरीज बहुत जल्दी से बिना किसी तकलीफ पे पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है। दुर्भाग्य की बात कि अगर इसे लेट किया जाए तो शायद बचने के चांसेस कम हों। तो जब इतनी अच्छी टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हमारे दर्शकों से विनती है, अनुरोध है कि इन सब का अगर आपके डॉक्टर सुझाते हैं तो इसका आपने पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। सर, इतने बहुत अच्छे तरीके से आपने सब टेस्ट बताएं, तो MRI का इसके अलावा और कहाँ पर उपयोग होता है? हाँ, इसके अलावा जैसा कि अभी इसका उपयोग धीरे धीरे पहले ब्रेन, स्पाइन और मस्कुलोस्केलेटल रहा, और जैसे जैसे ये एडवांस सीक्वेंसेस आने लग गए, आजकल जैसे लीवर में कोई ट्यूमर है वो भी पहले CT में डायग्नोस होता था, आज MRI डायग्नोस करने लगा है। और फिर पेल्विस जो है, यानी गर्भ पिशवी में कोई गिठान है, फाइब्रोइड है या कैंसर है, तो ये सब चीज़ों में आजकल MRI रिप्लेस कर चुका है। फिर उसके अलावा जैसा फेस में कोई झुनझुनाहट है, यहाँ झुनझुनाहट, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक नस रहती है, फेस में अपना सुन्न हो जा रहा, झुनझुनाहट है, तो ये सिर्फ MRI में पकड़ा जाता है कि इनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है कि नहीं है। नस पे अगर सूजन आ रही है या कहीं दब गई हो तो। उसके अलावा दिखने में पेशेंट को या तो दिखना सडन बंद हो जाता है या तो दो दिखते हैं, तो ऑर्बिट में भी ये MRI स्कैन बहुत अच्छे से डायग्नोस कर देता है कि उसमें ऑप्टिक नर्व का न्यूराइटिस हो गया है या डीमाइलिनेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है। तो उसमें स्टर और नए नए सीक्वेंसेस आए बाद में। स्टर एक बहुत अच्छा सीक्वेंस आया जिसमें क्या है कि कहाँ आँख में जैसा डीमाइलिनेशन रहा या ऑप्टिक न्यूराइटिस रही, तो वो ऑप्टिक नर्व में हाइपर इंटेंस सिग्नल दिखा देता है, तो वो डायग्नोस हो जाता है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस है। और जितना जल्दी डायग्नोसिस हो गया उतना अच्छा ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जैसे टंग है, अपन जो बोल रहे हैं, टंग आधी जो दिखती है वहाँ है, लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं तो आधी टंग पीछे रहती है और टंग में कैंसर हो जाता है, तो वो टंग का भी MRI में बहुत अच्छे से दिख जाता है। पहले वो CT स्कैन में किया जाता था, लेकिन जब से MRI स्कैन आ गया है तो टंग में एक तो वो कैंसर है कि नहीं ये पता चल जाता है, और एक ही सीटिंग में हम नेक का स्टडी भी कर जाते हैं, यानी उसमें स्टेजिंग पता चल जाता है कि ये सिर्फ टंग में है या इधर लिम्फ नोड वगैरह आसपास कहाँ फैल गया है, तो वो भी पता चल जाता है। उसके बाद एक नया सीक्वेंस जो आया MRCP, यानी कि इसमें क्या है कि इसमें गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्री पूरा दिख जाता है। ये पहले जैसा पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन रहे छोटे छोटे, तो वो अगर एक स्टोन CBD में जाके अटक गया तो रात को पेशेंट एकदम नींद से उठता है और बहुत यानी बहुत सीवियर पेन होता है। तो इस वक्त में हम सोनोग्राफी में देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और CBD पे सूजन आ गई है, तो फिर वो MRCP के लिए आता है। और MRCP में जैसा ये है, इसमें गॉल ब्लैडर डायलेटेड है, ये CBD 2 और 3 मिलीमीटर का नॉर्मली रहता है, लेकिन आप इसमें देखोगे तो इसका थिकनेस ऑलमोस्ट 10-12 मिलीमीटर्स हो गया है, और इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जाके एक स्टोन अटका हुआ है, और CBD में स्टोन अटका हुआ है, यानी ये एक्यूट इमरजेंसी हो जाता और इसको इमीडिएट ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये नए सीक्वेंसेस में MRCP में आते हैं। उसके अलावा अभी आजकल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस जो BP के पेशेंट रहते हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एओर्टा है और ये रेनल आर्टरी है, यानी किडनी को जाने वाली किडनी में, ये दोनों किडनी है, ये किडनी की नसें दिख रही है। ये इतने अच्छे पिक्चर्स आ जाते हैं, अगर इसमें नैरोइंग रहा तो पेशेंट का BP बहुत बार बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें अगर रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया
तो ये भी आजकल MRI स्कैन में बहुत इजीली डायग्नोस हो जा रहा है। जिस पहले इसके लिए नस में से दवाई डालनी पड़ती थी, वो चीज़ वो नहीं करना पड़ता आजकल। और उसके अलावा फिर पेट में, पेल्विस में भी मैंने जैसा बोला कि भाई फाइब्रोइड है या कैंसर है यूट्रस का, ओवरीज का, तो अभी पेल्विस भी टोटली MRI रिप्लेस, पहले CT स्कैन किया जाता था, आजकल टोटली MRI से रिप्लेस हो गया है। उसका एडवांटेज ये है कि कोई दवाई नहीं देना पड़ता। CT स्कैन फास्ट हो जाता, लेकिन उसमें दवाई दो, एनेस्थेटिस्ट को बुलाओ, वो दवाई एनेस्थेटिस्ट देगा, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, एकदम अच्छे से हो जाता है। और ख़ास करके छोटे बच्चे में, जैसा बच्चा पैदा हुआ और वो रोया नहीं, CT स्कैन करते हैं तो नॉर्मल आता है, लेकिन बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये जिसको हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, तो ये वाले चेंजेस सिर्फ MRI स्कैन में करने के बाद पता चलता है कि पेशेंट के ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाने के कारण उसमें हाइपोक्सिक इंजरी हो गई है। तो ये सब चीज़ें MRI बहुत अच्छे से डायग्नोस कर लेता है। मित्रों, जिस गॉल ब्लैडर की सर चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लीवर के पास में छोटी थैली होती है। डाइजेशन में इस थैली का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी कारण से अगर वहाँ पर किसी तरह की पथरी हो गई, स्टोन हो गया, तो वो वहाँ पर एक अवरोध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और पीछे का भाग फूल जाता है। सर का कहना है कि MRI से ये चीज़ बहुत जल्दी पकड़ में आती है, साथ में जो चेंजेस, परिवर्तन वो पकड़ में आ जाते हैं, और ये पता चलता है कि इमरजेंसी से तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी होता है ताकि मरीज की जान बच सके। इतिहास अगर टटोला जाए, MRI के लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पुरस्कार। 2003 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पॉल लॉटरबर्ग और सर पीटर मेन्सफील्ड को मिला है। और मजे की बात है कि इन्होंने जो शोध किया था वो 30 साल पहले किया था, और उसकी दखल 30 साल बाद में ली गई। सर, एक बहुत दिलचस्प चर्चा के हम अंतिम मोड़ पर हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट का, हमारे दर्शकों को उनके स्वभाव का, उनके आदतों का वो चेहरा दिखाते हैं जो सामान्यतः नहीं दिखता है। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके जो मित्र वर्ग काफ़ी बड़ा है, पर मैं उस संदर्भ में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको देखा कि हमारे IIMA का जो एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव, उसमें पिछले कई सालों से आप स्किट यानी लघु नाटिका करते आते हैं। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य? हाँ, पिछले हमारा एक ग्रुप है जो सवेरे क्रिकेट खेलता है, और पिछले 5 साल से हम कंटिन्यूअस एक स्किट बनाते हैं। और उस स्किट का यूजुअली मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ सब बैठ के, जैसे हमने 5 साल पहले हमने देखा कि लोग हंसना भूल रहे हैं, तो हमने परपेंडिकुलर कॉमेडी फैशन शो किया। यानी हमने ये परपेंडिकुलर फैशन शो करके ये मैसेज दिया कि आप हंसो, आप हंसोगे तो आपका लाइफ बढ़ेगा। तो 5 साल पहले हमने वो स्किट किया। फिर दूसरे ईयर में हम आए तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे बाबा लोग जो है वो लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, तो हमने उसमें एक फिर बाबा सा सूटला ताबा करके एक स्किट बनाया, और उसमें हमने ये मैसेज दिया कि ये बाबा लोगों के चक्कर में मत पड़िए और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, साइंटिफिक एटीट्यूड रखिए। फिर हमने उसके बाद एक देखा कि उस ज़माने में जैसे काफ़ी फिल्म स्टार गुजर गए थे, जैसे राजेश खन्ना, अमरीश पुरी, गब्बर सिंह, ये एक साथ चले गए थे, और हमने देखा कि भाई कोई भी इसमें हम सब अलग अलग, जैसे मैं राजेश खन्ना का रोल किया, मेरे मित्रों ने किसने गब्बर सिंह का किया, ये तो हम सब ऊपर गए, जिसको हमने नाम लिया बॉलीवुड इन हेवन। और वहाँ जाके हमने ये संदेश दिया कि भाई आपके जब इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन में आपने वोट करना चाहिए, आप वोट करोगे तो आपके इसको अच्छा MLA मिलेगा और अच्छा काम होगा और उतनी तरक्की होगी। आपने वोट करना सही व्यक्ति को करना। उसके बाद हमने देखा कि भाई आजकल के जो यंग जनरेशन है वो बहुत टेंशन में है, यानी बिल्कुल पढ़ाई 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 और कुछ भी नहीं। तो हमने फिर उसमें 2 साल पहले मस्ती की पाठशाला करके एक बहुत, उसमें हम सब बचपन के हीरो बने, सब कोई मास्टर जी बना, कोई शाहरुख खान, कोई शक्ति कपूर। और उसमें हमने ये मैसेज दिया कि भाई आप जब स्कूल जाते हो तो मस्ती करो। जो हमारे ज़माने में थे हम मस्तियाँ बहुत करते थे, लेकिन आजकल यंग जनरेशन ऐसा हो गया है, मोबाइल टीवी और उसमें ही आ गया, आउटडोर एक्टिविटियाँ कम हो गई है। तो हमने ये मैसेज दिया, आउटडोर एक्टिविटियाँ कीजिए और मस्ती करिए और एंजॉय कीजिए। और उसके बाद अभी पिछले ही साल हमने एक बहुत अच्छा स्किट हमने देखा कि भाई सेव गर्ल चाइल्ड पे एक स्किट करना चाहिए, तो हमने उसमें फिर ये
सेव गर्ल चाइल्ड पे कोहिनूर रिटर्न्स करके किया, और उसमें हमने ये मैसेज दिया कि भाई लड़कियां बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को सेव करो और कोई इलीगल काम मत करो। तो ये लास्ट स्किट हमारी थी। तो हम हर साल की स्किट देखते हैं, सोचते हैं कि भाई इस साल क्या लेना चाहिए, और उसमें बहुत एंजॉय करते हैं और पूरा ग्रुप एंजॉय करता है, और हमारे सभी डॉक्टर मित्र और सीनियर लोग बहुत अच्छा इसमें एंजॉय करते हैं। क्यों, हम तो देख रहे हैं काफ़ी तारीफ होती है, काफ़ी प्रशंसा होती है। मित्रों, जिस तरह से डॉक्टर घुंडियाल जी हमसे कह रहे हैं कि इस तरह की जो लघु नाटिका होती है, ग्रुप हमारा बना होता है, एक मित्रता की भावना, एक सामाजिकता बढ़ती है, हमारे रोज़ के रूटीन कार्य से हटकर एक कहीं तो भी एक क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता हमारे मस्तिष्क में आती है, और वो हमारी बोरियत को कम करती है। हमारी जो मोनोटोनस लाइफ है, एक तरफा लाइफ चल रही, उसमें कहीं ना कहीं चेंज लाता है और आप उसको एंजॉय करते हैं। और ये बताते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि अब तक का इस साल का यही सब कार्यक्रम जो आयोजित करता है, जिसे एनुअल डे चेयरमैन कहते हैं, इस साल डॉक्टर पंकज जी हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम एडवांस में आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। मित्रों, आज एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पर हुई, जो रेडियोलॉजी की एक अत्याधुनिक तकनीक है। सर ने हमें कहा कि इससे हमारे सिर से लेकर पैर तक तकरीबन हर बीमारी का अचूक निदान हो सकता है। जितना जल्दी हो उतना हमारा उपचार में उतनी शीघ्रता होगी और मरीज को उतना ज़्यादा फायदा होगा। प्रोसीजर पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित है, किसी तरह की वेदना, पेन नहीं है, पेन लेस है। छोटे बच्चों हो चाहे गर्भवती स्त्री हो, इसमें हर तरह से किया जाता है। सावधानी के तौर पर सिर्फ ये कि अगर शरीर में कहीं कोई मेटल धातु हो तो उसका करने वालों से आप अवश्य जिक्र करें, उल्लेख करें। हमारी कोशिश हमेशा से रही कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, लेकिन कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये सिर्फ आप और आप ही बता सकते हैं, और इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव और विचारों का हमें हमेशा से इंतज़ार रहा है। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर या तो आप हमसे प्रत्यक्ष फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं, या SMS करते हैं, व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, आपका आने वाला कल हमेशा से ज़्यादा आनंददायक, आरोग्यवर्धक और उत्साहवर्धक हो, ये हमारी शुभकामना होती है। साथ में एक गुजारिश भी होती है कि जितनी खुशियाँ आपको मिलती हैं उसे आप बांटिए। कहते हैं कि बांटने से गम आधा होता है और खुशियाँ दुगुनी होती है। समय घड़ी हमसे कह रहे हैं कि अब आपसे विदा का वक्त आ गया, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और डॉक्टर पंकज जी एक बहुत ही नए और अनूठे विषय पर जिस रोचक और आसान ढंग से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।